Hello students. In the previous video we have discussed Biot-Savart law. क्या होता है Biot-Savart law वो हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने Biot-Savart law की एक एप्लीकेशन स्टडी किया था, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर वायर। अगर हमारे पास वायर कैसा है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर वायर के सेंटर से x डिस्टेंस पर, सर्कुलर वायर के सेंटर से x डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, तो मान लीजिए अगर सर्कुलर वायर हमने ये हमारा एक सर्कुलर वायर जिसकी रेडियस a और सेंटर से r डिस्टेंस पर मान लीजिए हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है, और इसमें मान लीजिए करंट कितना है I। तो ये जो सेंटर यहाँ, ठीक है ना, यहाँ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू थी म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। देख लीजिए, अगर हमारे पास कोई भी एक सर्कुलर वायर है जिसमें करंट I है, उसका रेडियस r है, तो उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर इतना मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमने आर्टिकल पढ़ा था और ये अपने आप में खुद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, डेरिवेशन। ओके, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि सर्कुलर वायर के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो वहां हमने क्या किया था, इस r की वैल्यू को क्या कर दिया था, 0। दो बार। और तीसरा हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई आर्क है, इफ वी हैव अ आर्क, यानी किसी सर्कुलर वायर का टुकड़ा, कोई भी आर्क है, तो जो सेंटर से थीटा एंगल बनाता है तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा सेंटर पे। तो ये तीन बातें प्यारे बच्चों पिछले वीडियो में हमने पढ़ी। इस वीडियो में हम कुछ अच्छे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल और जो आपके बोर्ड में आ चुके हैं, इन तीनों कंसेप्ट पे ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी। तो पहला न्यूमेरिकल ही हम देखते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल है, टू आइडेंटिकल सर्कुलर लोब। देखिए, आपको दो वायर दिए गए हैं, दिखाई दे रहे हैं, एक वायर P और एक वायर Q, ईच ऑफ रेडियस R, और दोनों वायर की प्यारे बच्चों रेडियस कितनी है, R, एंड कैरिंग करंट I एंड 2I। ठीक है, इसमें करंट कितना है, I, और इसमें करंट कितना है, 2I। आप कहोगे सर डायरेक्शन क्यों नहीं बनाए, अभी बनाएंगे, लेकिन इसमें करंट I है और इसमें करंट 2I है। लाइंग इन पैरेलल प्लेन विद कॉमन एक्सिस, दोनों पैरेलल प्लेन पे है। तो बेटा यहाँ दोनों पैरेलल प्लेन पे है, यानी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों रिंग एक दूसरे के पैरेलल हैं। ओके, विद कॉमन एक्सिस, यानी दोनों की एक्सिस क्या है, सेम, यानी दोनों के जो सेंटर है वो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ लूप इज क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम O। यहाँ ये बात जरा ध्यान देने वाली बात है, यानी जब आप O क्या है, मान लीजिए इसका सेंटर है P और इसका सेंटर है Q, तो P और Q का जो मिड पॉइंट है वो O है, और जब आप O से इस वायर को देखते हो, P इधर है, मान लीजिए आप O पर खड़े हो तो P इधर है, Q इधर है, तो आपने P को देखा तो उसमें करंट कैसा दिखाई दिया, क्लॉकवाइज। ठीक है, उसमें करंट कैसा दिखाई दिया, क्लॉकवाइज, और इसमें देखा तो उसमें भी करंट कैसा दिखाई दिया, क्लॉकवाइज। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो प्यारे बच्चों जब O पे खड़े होकर इधर देखते हैं तो करंट कैसा दिखाई दिया, क्लॉकवाइज। ओके, बात समझ आ गई, यानी ऐसे। ये राइट हैंड थंब रूल याद आ गया। राइट हैंड थंब रूल में उंगलियां किसको रिप्रेजेंट करेंगी, करंट की डायरेक्शन को, उंगलियों का घुमाव करंट का घूमना, और थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखिए मेरे मैं O पर हूं, ये P है, मेरे इस तरफ एक रिंग P है, तो करंट कैसे जा रहा है, देखिए मेरे हिसाब से मैं P को देखूंगा तो करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, यानी ऐसे 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 ऐसे। तो मैं अपना हाथ ऐसा घुमाऊंगा, ये तो थंब कैसे जाएगा, इधर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यानी इसमें जो करंट है, ठीक है, इसमें जो करंट है
उसमें, ठीक है, मान लीजिए इसमें करंट कितना है I, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, यानी आगे से होता हुआ पीछे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, यानी आपकी तरफ से बोर्ड की तरफ, आप से ऐसे बोर्ड की तरफ, तो मुझे क्लॉकवाइज दिखाई देगा। क्लियर हो गया? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा इसका, इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, ये इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P, ओके, राइट हैंड थंब रूल से। अब जब मैं उस Q को देखूंगा तो Q पे भी ऐसे, ठीक है, Q पर भी ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज, ये, ठीक है, तो इसका क्लॉकवाइज यानी करंट पीछे से आगे की तरफ आएगा। बात समझ आ गई? तो जब मैं अपने हाथ को ऐसे घुमाऊंगा क्लॉकवाइज, यानी बोर्ड से आपकी तरफ, ये क्लॉकवाइज, तो मैं अंगूठा किधर है, उधर, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड Q का इधर जाएगा। देख लीजिए, क्या ये बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा वर्किंग फॉर्मूला रहेगा और अब इस न्यूमेरिकल को करेंगे। उसने हमसे क्या पूछा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O। प्यारे बच्चों, O पे मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, O पर मुझे क्या चाहिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, तो लेट्स डू द न्यूमेरिकल। सबसे पहले ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, क्योंकि यही फॉर्मूला लगेगा एक बार P के लिए और एक बार Q के लिए। हाँ, कर गए प्यारे बच्चों? ओके, चलिए। CBSE 2012 में ये न्यूमेरिकल आ चुका है, रिपीट हो सकता है। ओके, चलिए सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है, 2 लाइन का न्यूमेरिकल है, स्टेटमेंट बहुत ही बड़ा है, लेकिन फॉर्मूला लगाओगे। चलिए, तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, B P की, ठीक है, ओके। इसको मैं उठा के यहां रख दूं, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे इस तरफ आ रहा है, यानी ऐसे आ रहा है, तो ये इसको उठा के मैं यहां रख सकता हूं और ऐसे ही इसको उठा के मैं कहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि मुझे कहां चाहिए वैल्यू, O पे चाहिए, तो मैं इसको जरा ध्यान देना, यहां एज्यूम कर लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ P और इसको यहां एज्यूम कर लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ Q। कुछ नहीं किया, इसको उठा के यहां रख दिया और इसको उठा के यहां रख दिया। ओके, चलिए देखिए, B P P P यहां से ऐसे ऐसी तो आ रहा है, ये ऐसे B Q यहां से चल के ऐसी तो आ रहा है। क्लियर हो गया? ओके, ये हो गया। प्यारे बच्चों, क्या P से O तक की डिस्टेंस बता सकते हो? यहां से यहां तक P से Q की डिस्टेंस 2r, तो ये कितनी हो जाएगी r, और ये भी कितनी हो जाएगी r, यानी रेडियस भी r है और सेंटर से लोकेशन की डिस्टेंस भी क्या है, r। चलिए, लेट स्टार्ट आवर न्यूमेरिकल। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें वैल्यू चाहिए BP की। वी हैव BP, जल्दी बताइए BP की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, म्यू नॉट I A स्क्वायर, तो A क्या था, रेडियस, तो रेडियस का काम कौन करेगा, R स्क्वायर। मैं फिर आपको देखिए जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं, R स्क्वायर अपॉन 2 रेडियस का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वो 3/2 A। जब हमने अपना डेरिवेशन प्रूफ किया था तो ये एक्सप्रेशन आया था जहां A रेडियस था और x क्या था, सेंटर से लोकेशन की डिस्टेंस। तो इस न्यूमेरिकल में हमारा ये क्या हो गया, r, और ये क्या हो गया, r, ठीक है, और x। चलिए मैं एक बार लिख देता हूं, देखिए सब देखिए, वी हैव, ये हमारा सर्कुलर रिंग जिसकी रेडियस है a, सेंटर से डिस्टेंस x, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, म्यू नॉट I A स्क्वायर अपॉन 2
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फॉर लूप पी, पी लूप के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड किसका, पी का, मैग्नेटिक फील्ड किसका, पी का, ओ पर कितना आएगा म्यू नॉट, करंट कितना है आई, ए का काम कौन कर रहा है आर, ओके, 2 एक्स का काम भी कौन कर रहा है आर स्क्वायर, ए का काम भी कौन कर रहा है आर, 3/2। देख लीजिए क्या ये बात समझ आ गई, ओके, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू, हाँ भाई, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ये वाला 2, ठीक है, और ये वाला 2, ठीक है, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 यानी √2 की पावर 3 यानी 2√2। क्लियर हो गया, इज दैट क्लियर। तो ये वाला 2 तो एज इट इज, और 2 की पावर 3/2 क्या हो जाएगा 2√2, आर स्क्वायर की पावर 3/2 तो क्या बचेगा आर क्यूब बचेगा। प्यारे बच्चे समझ में आ गया, ओके, 2 और 2 4, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 आर स्क्वायर से कट गया। क्या ये बात समझा भाई। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे फॉर लूप क्यू लूप के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाइए, म्यू नॉट, उसमें करंट कितना है 2i, यहां करंट कितना है 2i, रेडियस आर स्क्वायर, 2 रेडियस आर स्क्वायर, लोकेशन भी आर स्क्वायर। देखिए ए एक्स और ए, इस न्यूमेरिकल में एक्स भी आर है और ए भी आर है, दोनों चीज, ठीक है ना, 3/2। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, कुछ नहीं, यही एक्सप्रेशन आएगा, बस ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बाकी सेम एक्सप्रेशन है। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट 2y अपॉन 4√2r, 2 से 2 तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट i अपॉन 2√2r। देख लीजिए आपने दोनों की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, आपने बीपी की वैल्यू भी निकाल ली, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी ये आ चुका है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू ये आ चुका है, यानी इन दोनों की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या निकालना है रिजल्टेंट। तो प्यारे बच्चों आपको बेसिक बात मालूम है, दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो जुड़ जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ ये दोनों क्या है अपोजिट है, ठीक है, तो क्या होंगे सब्ट्रैक्ट। कैसे, बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाला वेक्टर माइनस कर देंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा ये ज्यादा है या ये ज्यादा है। तो देखिए म्यू नॉट आई तो कॉमन है। अब नीचे देख लेते हैं, नीचे वाली डिजिट जिसके लिए बड़ी होगी वो चीज क्या हो जाएगी छोटी। भाई नीचे वाला टर्म जिसके लिए बड़ा वो वेक्टर क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ बी पी में क्या है 4√2r और बी क्यू में क्या है 2, तो बड़ी डिजिट कहाँ है पी के साथ, तो ये छोटा हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा, यानी वी हैव बी पी लेस देन बी क्यू। समझे बात आ गई, इज दैट क्लियर, ओके। चलिए रिजल्टेंट यहां पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O इज इक्वल टू, बड़े वाले में से छोटा माइनस कर दो तो बी क्यू माइनस बी पी। बी क्यू की वैल्यू कितनी है ये रही म्यू नॉट आई ओवर 2√2r, म्यू नॉट आई ओवर 4√2r, ठीक है। तो कर लीजिए कितना बचेगा, आंसर आएगा म्यू नॉट आई ओवर 4√2r। इज दैट क्लियर। तो दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O। डायरेक्शन बताइए किधर होगी। तो जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाला वेक्टर माइनस कर देते हैं, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसकी डायरेक्शन वही होती है जो बड़े वाले वेक्टर की तरफ होती है। मान लीजिए हम क्या करें 10 न्यूटन से इधर खींचें और 8 न्यूटन से इधर, तो रिजल्ट क्या बचेगा
2 न्यूटन और वो किधर होगा 10 न्यूटन की तरफ ही होगा। तो क्या ये बात समझ आ गई? तो बड़ा वेक्टर कौन है हमारा बी क्यू, तो इसकी डायरेक्शन भी किधर होगी अलोंग बी क्यू, अलोंग बी क्यू। क्या वीडियो में दिखाई दे रहा है आपको? यस। तो प्यारे बच्चों ये हमने सॉल्व किया। इफ वी हैव द टू रिंग या टू लूप, उनके सेंटर पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और दोनों में करंट था, तो जो आदमी सेंटर पे है उसको यहां भी क्लॉकवाइज दिखाई देता है और यहां भी क्लॉकवाइज दिखाई देता है। लेकिन प्यारे बच्चों वे दोनों करंट एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे अपोजिट हो जाएंगे, यानी जो सेंटर पे देख रहा है उसके लिए ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वे क्या हो जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज तो वो एंटी क्लॉकवाइज और वो क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज। ये इस क्वेश्चन में मेन बात थी, जो मेन इस क्वेश्चन का मेन यही था, ठीक है ना। तो जो सेंटर पे आदमी है उसको इसको भी क्लॉकवाइज देख रहा है और इसको भी क्लॉकवाइज देख रहा है जो सेंटर पे है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे अपोजिट। यानी अगर ये अपने आप को P अपने आप को क्या मानेगा क्लॉकवाइज मानेगा, तो P के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और ऐसे अगर Q अपने आप को क्लॉकवाइज मानेगा तो P उसके लिए क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जो O पर है उसे तो ये दोनों क्या दिखाई देंगे क्लॉकवाइज। थोड़ा सा समझो। ओके प्यारे बच्चों, अब एक और न्यूमेरिकल हमने लिया है। मैंने न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट नहीं लिया, लिखा है क्योंकि बेटा काफी मेरा स्पेस कम पड़ जाता सॉल्व करने के लिए। लेकिन न्यूमेरिकल में मेन चीज कुछ नहीं है, उसके स्टेटमेंट में कोई दम नहीं है। मेन डायग्राम देखते ही आप सारा न्यूमेरिकल समझ जाएंगे। देखिए क्या है, पहले इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में दोनों रिंग कैसे थे पैरेलल थे, दोनों रिंग कैसे थे पैरेलल। इसमें बस दो रिंग अब एक क्या हो गए एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। उस न्यूमेरिकल में और इस न्यूमेरिकल में बस इतना ही फर्क है, वहां दोनों पैरेलल थे और यहां दोनों रिंग कैसे कर दिए हैं परपेंडिकुलर। ओके, ये रिंग 1 और ये रिंग 2, ये रिंग 1 की एक्सिस और ये रिंग 2 की एक्सिस, और दोनों क्या एक दूसरे के दोनों रिंग की एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों रिंग भी एक दूसरे के क्या होंगे परपेंडिकुलर। और प्यारे बच्चों ऊपर आपसे वही पूछ लिया गया है टोटल मैग्नेटिक फील्ड 1 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि पहले न्यूमेरिकल में टाइम लगा था क्योंकि वहां आपको फील देना था, वो सेंस लगानी थी। यहां तो मेरे ख्याल से मेरे करने से पहले आप ही सॉल्व कर दोगे इसको, ठीक है ना। तो देखिए सीबीएसई 2005 एंड 2008 दो बार आ चुका है, यानी रिपीट हो सकता है। तो देखिए हमें O पे क्या चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो एक बार इसका मैग्नेटिक फील्ड O पे और इसका मैग्नेटिक फील्ड O पे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैं आपको रिपीट करा देता हूं। मान लीजिए अगर एक रिंग है जिसकी रेडियस क्या है a और सेंटर से डिस्टेंस x है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है प्यारे बच्चों म्यू नॉट I रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर 3/2। ये फॉर्मूला लगेगा, एक लिख लिया आपने इसको। चलिए इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे बार बार, और डायरेक्शन कैसे होगी वही राइट हैंड थंब रूल से। तो प्यारे बच्चों करते हैं, सॉल्व करते हैं हम इसको। 2 मिनट में न्यूमेरिकल सॉल्व होएगा। तो सबसे पहले 4 लूप 1 इसके लिए बात करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मान लीजिए इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है। करंट कितना है इसमें प्यारे बच्चों, करंट दोनों में I गिवन है, दोनों ही न्यूमेरिकल में करंट कितना है I, ठीक है। तो म्यू नॉट I, ठीक है। यहां पर क्या आता है रेडियस, ठीक है। चलिए पहले मैं जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं, a अपॉन 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 लगाइए वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट I, a का काम कौन कर रहा है r स्क्वायर, ठीक है। चलिए 2 हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, मान लीजिए रेडियस a है डिस्टेंस x है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला हमने यहां लगाया। तो हमने देखा मेरा a का काम कौन कर रहा है r आ गया, ठीक है। तो और x का काम कौन कर रहा है यहां, अरे वाह ये मजेदार बात है, x का काम x ही कर रहा है, तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। क्लियर हो गया है बच्चों, फील आ गई, ओके। बाकी हम इसमें और कुछ कर नहीं सकते प्यारे बच्चों।
अब इसकी डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो यहां ये क्या है, आगे से देखिए, आगे से ऐसे पीछे जा रहा है, आगे से पीछे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं ये कैसा है, ये रिंग इमेजिनेट कीजिए, रिंग, और ये करंट आगे से पीछे की ओर जा रहा है, ऐसे, ये ऐसे जा रहा है। तो हम देखें किधर हो गया, इधर, ठीक है। तो यहां इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन, ये होगा। क्या ये बात समझ आ गई? चलिए, ओके, ठीक है। इसके बाद फॉर लूप 2, दूसरे लूप के लिए, तो मान लीजिए इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा B2, इसका मैग्नेटिक फील्ड B2। जल्दी फॉर्मूला लगाइए, म्यू नॉट, करंट कितना है I, A का काम कौन कर रहा है R स्क्वायर, 2 डिस्टेंस कितनी है x, यहां भी x और यहां भी x स्क्वायर, रेडियस का काम r, 3/2। तो प्यारे बच्चों, जो वैल्यू b1 की आई है वही वैल्यू b2 की आई है, बस। अब जरा इसकी डायरेक्शन देखिए, ये b1 की डायरेक्शन में b2 की डायरेक्शन देखिए। करंट कैसे जा रहा है, ये रिंग कैसा है, हॉरिजॉन्टल, रिंग कैसे है, हॉरिजॉन्टल। अपना हाथ ऐसा घुमाइए, देखिए करंट देखिए कैसे जा रहा है, ये तो थंब किधर है, ऊपर की ओर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की ओर है, ये है इसका मैग्नेटिक फील्ड B2, सेंटर से ऊपर की ओर जा रहा है। राइट हैंड थंब रूल इसका, ये आप अपनी तरफ से बोर्ड की तरफ हाथ घुमाइए तो ऐसे जा रहा है। क्लियर हो गया? अब आपसे पूछा ऊपर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ऊपर। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों वेक्टर को O पे शिफ्ट कर देता हूं। तो इसको उठा के ले गया यहां, इसको उठा के ले गया यहां, तो ये हो गया B2, इसको उठा के लेके गया इधर, ये हो गया B1। प्यारे बच्चों, दोनों के बीच कितना एंगल, 90 डिग्री। 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। कैसे? 11th क्लास में वेक्टर पढ़े थे। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इफ द टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, एक तो इनके बीच में आएगा, ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, इनके बीच में। क्या ये बात समझ में आ गई? बदतमीज मारकर समझ ले रहे? ओके, ये A, ये B, वेक्टर A, वेक्टर B, दोनों परपेंडिकुलर हैं, इनका रिजल्टेंट R इनके बीच में है। तो R मालूम है क्या होगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप कहोगे सर आपने तो हमें पढ़ाया था R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अरे बालको, इनके बीच में एंगल देखो ना कितना है, 90। तो cos 90 क्या होगा, 0, तो वो 2AB cos थीटा वाली टर्म तो वैसे गायब हो जाएगी। तो डायरेक्ट याद रखो ना, R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एक स्पेशल केस था ये परपेंडिकुलर का। तो प्यारे बच्चों देखिए, total magnetic field at O is given by B is equal to under root B1 का स्क्वायर और B2 का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो is equal to, यही कर देता हूं, काफी स्पेस है, दिस प्लस दिस, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। जो वैल्यू ये है वही वैल्यू है। थोड़ी देर के लिए इसको B मान लो, है? इस पूरे टर्म को क्या मान लो, B, इस पूरे टर्म को भी क्या मान लेता हूं, B, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरे को इजी हो जाएगा, मैं आलसी हो गया हूं, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया? ये पूरी टर्म को तुमने क्या मान लिया, B, इस पूरी टर्म को भी क्या मान लिया, B। तो B1 की वैल्यू B, B2 की वैल्यू B, तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर 20, ठीक है प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा, B√2, B√2। ओके, अब B की वैल्यू रख दो, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I R अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 3/2। बस एक चीज की और मल्ट, B की वैल्यू एज इट इज, बस क्या हो गया, √2 आ चुका। इज दैट क्लियर? दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O। और प्यारे बच्चे, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये रहेगी B की डायरेक्शन। चाहे B1 से एंगल निकालना तब भी 45 मिलेगा,
और चाहे B2 से एंगल में निकालना तो भी क्या मिलेगा 45। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों के साथ 45 एंगल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ वैसे उसने हमसे डायरेक्शन नहीं पूछी, उसने तो केवल टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछा था जो हमारा आ गया। फिर भी आपने डायरेक्शन बता दी किधर, B1 और B2 के बिल्कुल बाइसेक्टर में। तो इजी न्यूमेरिकल था, बस पहले वाले केस में दोनों पैरेलल थे, इस बार दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव वन मोर न्यूमेरिकल। Two identical coil P and Q, each of radius R, are laying in perpendicular plane such that दो coil हैं, दो ring हैं या दो loop हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर। They have common center, लेकिन मजेदार बात यह है कि उन दोनों के सेंटर क्या है, कॉमन। तो डायग्राम आपके सामने है। दिस इज कॉइल P जो हॉरिजॉन्टल है, कॉइल Q जो क्या है, वर्टिकल है, और दोनों के सेंटर क्या है, कॉमन। मान लीजिए ये सेंटर हो गया O। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर। अब रिंग P का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, Q का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, लेकिन O पर दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे। सेंटर O पर P का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और सेंटर O पर Q का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो एग्जामिनर ने हमसे टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया है, ठीक है। P में करंट I है और Q में करंट √3I है, ठीक है। CBSE 2012, 16, 17 देखिए बोर्ड में लगातार एज इट इज क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप वैसे ही समझ लीजिए, हाउ इम्पोर्टेंट। और जो अच्छे बच्चे होते हैं तो जब ये एग्जाम आता है ना, डायग्राम देखते एकदम खुश हो जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस होती है इस क्वेश्चन की। ओके लेट्स सी, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो प्यारे बच्चों, सॉल्व करने से पहले आपको पुरानी बात याद दिला देता हूं कि अगर हमारे पास कोई भी एक रिंग है, इफ वी हैव अ रिंग, ठीक है, और जिसका रेडियस कितना है a, करंट कितना है I, तो प्यारे बच्चों उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू μ0I अपॉन 2a। ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। This is the magnetic field at the center of a ring having current I and radius a। इसी फॉर्मूले को हम यहां अप्लाई करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, फॉर, ये तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया, ठीक है, इसको हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए, फॉर लूप P के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड P की वजह से, ठीक है। कहां पे, सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड P का कहां, एट सेंटर O, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड P की वजह से सेंटर O पे कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। तो μ0, P में करंट कितना है I अपॉन 2, बात समझ आ गई। अब रेडियस, ठीक है, तो दोनों की रेडियस कितनी दे रखी है, R। प्यारे बच्चों इसकी भी रेडियस R है, ठीक है, इसकी रेडियस भी R है और इसका रेडियस भी क्या है, R। दोनों की रेडियस R है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कैपिटल R। क्या ये बात समझ आ गई? ओके। फॉर लूप Q की वजह से, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, Q की वजह से, कहां पर, एट सेंटर O, कितना हो जाएगा, μ0, Q में करंट कितना है, √3I 2R। देख लीजिए, O पर दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, एक तो P की वजह से, Q की वजह से, दोनों का मैंने क्या ढूंढ लिया, मैग्नेटिक फील्ड। अब प्यारे बच्चों जरा इन दोनों के डायरेक्शन और ढूंढ लें, चलिए डायरेक्शन और ढूंढते हैं। तो देखिए सबसे पहले P को देख लीजिए, तो P कहां है, हॉरिजॉन्टल में, P कहां है, हॉरिजॉन्टल में, और करंट देखिए कैसा आ रहा है, पीछे से आगे की तरफ, ठीक है, यानी ऐसे। कॉइल कहां है, हॉरिजॉन्टल, और करंट कैसा आ रहा है, पीछे से आगे की तरफ, यानी ऐसे आ रहा है ये,
ऐसे, तो थंब किधर है, ऊपर। तो प्यारे बच्चों ये जो बीपी है इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है, देखिए ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी की। समझ बात है भाई, कॉइल हॉरिजॉन्टल है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वर्टिकल। लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए पीछे से आगे आ रहा है ऐसे, तो थंब ऊपर जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा। चलिए अब आ जाते हैं क्यू के ऊपर। तो क्यू क्या है, वर्टिकल। क्यू क्या है, वर्टिकल। और करंट देखिए कैसा आ रहा है, पीछे से आगे की तरफ। तो देखिए इमेजिन इट कीजिए एक रिंग और करंट पीछे से आगे की ओर आ रहा है, पीछे से आगे की ओर, पीछे से आगे की ओर। तो थंब किधर है, ये, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्यू की। समझे बात है भाई। तो मैं थोड़ा सा यहां बना देता हूं, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पी, ये हो गया सेंटर और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्यू। देख लीजिए, समझे बात है भाई, बी पी बी क्यू, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो याद आ गया, हाँ, ए बी आर, ए और बी के बीच का 90 डिग्री, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और स्क्वायर हटा दो तो रूट। पिछले न्यूमेरिकल में भी ये कंसेप्ट किया था कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए इनका जो रिजल्टेंट है ये है रिजल्टेंट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O इज इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर, देखिए बी पी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। समझ आ गया, हाँ, क्या ये बात समझ आ गई। अभी तो बताया अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है, अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। इज दैट क्लियर ना बेटा। चलिए चलिए ओके, बीपी की वैल्यू रखिए, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट रूट 3i अपॉन 2r का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ जाएगी, ओके, इज इक्वल टू, तो बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 2r का स्क्वायर तो कॉमन आके बाहर हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। म्यू नॉट आई 2r का स्क्वायर कॉमन आके बाहर आ जाएगा। तो आपको सर स्क्वायर कहां गया, अरे बेटा बाहर कहां से आ रहा है, अंडर रूट में से बाहर आ रहा है, तो वो स्क्वायर कट जाएगा ना। अच्छा अंदर यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 प्लस यहां क्या बचेगा, रूट 3 का स्क्वायर, अंदर बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर म्यू नॉट आई 2r, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर रूट 3, 3 हो जाएगा, 3 और 1 4, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जो जिनकी कॉमन मैथ्स भी अच्छी है तो वो भी सॉल्व कर लेंगे इसको। तो दिस इज द आंसर, 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड। हमने क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब हमें क्या बताना है, अब हमें बतानी है इसकी डायरेक्शन। तो देखिए या तो थीटा निकाल लीजिए, ये जो b है, या तो इसका एंगल निकाल लीजिए इसके रिस्पेक्ट में या इसके रिस्पेक्ट में। तो चलिए हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगा, ये जो BP है इसको यहां भी तो रख सकता हूं मैं, इसको यहां भी तो शिफ्ट कर सकता हूं, क्या फर्क पड़ेगा, देख लीजिए BP, ये जो BP है इस वेक्टर को चाहे यहां मानो या यहां मानो, एक ही तो बात है। तो यहां पे क्या लगा दो, tan थीटा अप्लाई कर दो इस डायग्राम में। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां बेस का काम कौन कर रहा है, यहां बेस का काम कर रहा है BQ, BP और BQ। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी BP BQ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। BP की वैल्यू कितनी है, ये रही
म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और बी क्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट रूट 3 आई अपॉन 2r। तो सब कुछ कटपुट आके क्या बचेगा, 1 अपॉन रूट 3, और 1 अपॉन रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। तो यानी जो रिजल्टेंट है वो इससे कितना एंगल बनाएगा, बी क्यू से 30 डिग्री, यानी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहां से कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा। क्लियर हो गई बात? हाँ, समझ में आ गया? आप कहेंगे सर आपने तो पिछले न्यूमेरिकल में ये बोला था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है, हाँ, वो दोनों से 45 बनाएगा। अरे प्यारे बच्चों, मेरे भोले भंडारी, मेरी बात सुनो। उस केस में दोनों वेक्टर क्या थे, इक्वल थे। ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या होना चाहिए, इक्वल। तब जाके रिजल्टेंट दोनों से कितना बनेगा, 45। यहाँ ये दोनों इक्वल नहीं थे, दोनों अलग अलग थे। और वैसे भी मैंने तरीका बता ही दिया है, थीटा तो आप प्यारे बच्चों निकाल सकते हो ना। क्लियर हो गया? चलिए, तो मोस्ट मतलब बहुत ही गजब के क्वेश्चन, ठीक है ना, तीनों क्वेश्चन, ठीक है। दो रिंग एक बार पैरेलल, दो रिंग एक बार परपेंडिकुलर, और दोनों, तीसरा केस दोनों रिंग एक दूसरे में धसी हुई है और उनका सेंटर क्या है, कॉमन। तीनों ही न्यूमेरिकल बड़े जबरदस्त है एकदम। मतलब इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर पेपर में आ जाए तो देखते ही सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। चलिए, okay dear student, now we have our NCERT numerical example 4.6, solved example 4.6. देखिए, what we have, a straight wire carrying a current 12 ampere is bent into a semi-circle arc of radius 2 cm as shown in the figure. देखिए, हमारे पास एक वायर था, उस वायर को हमने बैंड करके ऐसे कर लिया, ये दिखाई दे रहा है, ये ठीक है। सेमी सर्कल तो है, लेकिन सेमी सर्कल के साइड में, दोनों साइड में कुछ स्ट्रेट भी है। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क। यानी ये जो है, इसके सेंटर ओ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो फिलहाल पहले मैं इतना सॉल्व कर लेता हूं, बाकी का सवाल आपको बाद में समझाऊंगा। तो फिलहाल तो क्या है, ये हमारे पास एक फिगर है, और इस फिगर का, इस पूरे फिगर में करंट कितना है, 12 एम्पियर, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है, 12 एम्पियर। तो हमें सेंटर पे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। तो प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को वही बच्चा कर पाएगा जिसको दो बातें अपनी क्लियर हो, ठीक है। क्या, मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं आपको। मैंने एक बार आपको ये बताया था कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, मान लीजिए एक्स वाई, जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा है उसमें मैंने ये बात, जब मैंने बियो-सावर्ट लॉ पढ़ाया था उस वीडियो में मैंने ये बात बताई थी कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, एक्स वाई एक स्ट्रेट वायर है, तो वाई के सीध में आप कितना भी चलिए और एक्स के सीध में कितना भी चलिए, यानी वायर की लेंथ में जितने भी पॉइंट होंगे, वायर की लेंथ के अलाउंग जितने भी पॉइंट होंगे, सभी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। एक तो इस बात को याद रखिए, अगर हमारे पास एक वायर है तो उस वायर के इधर स्ट्रेट कितना भी चलिए, बिल्कुल वायर की लेंथ में चलिए, वायर की लेंथ में चलिए। मान लीजिए मैं कह दूं यहाँ पर लोकेशन है ए बी सी, या यहाँ मैं कह दूं पी क्यू आर, तो वायर की स्ट्रेट, वायर की जो लेंथ है उसके अलाउंग जितने भी लोकेशन होंगे सभी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। एक तो ये कंसेप्ट मैंने बताया था और रीजन भी बता दिया था, ओके। दूसरा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बाय अ पर्टिकुलर आर्क। ध्यान देना, मान लीजिए कोई भी एक आर्क है, तो वो सेंटर ओ पर, जो ये जो आर्क है एक्स वाई, मान लीजिए आर्क है एक्स वाई, सेंटर ओ से थीटा एंगल बनाता है, तो जिसमें करंट है आई, तो यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो मैंने क्या बताया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ये क्या है इसकी रेडियस, थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये मैंने शॉर्टकट बताया था, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, अगर यहाँ पे क्या है सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल के लिए कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4, यानी म्यू नॉट आई ओवर
4a। क्या ये बात समझ आ गई? तो अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, इफ वी हैव ए स्ट्रेट वायर, तो इसके इधर चाहे कितना भी जाइए, इधर चाहे कितना भी जाइए, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। और अगर एक सेमी सर्कल है तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, म्यू नॉट आई ओवर 2a। तो सबसे पहले ये दो कांसेप्ट अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, उसके बाद ये न्यूमेरिकल आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। चलिए नाउ डू द न्यूमेरिकल। अगर ये दोनों कांसेप्ट आपने लिख लिए हैं अपनी कॉपी पे, अब देखिए ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। 2 लाइन का न्यूमेरिकल, इट्स अ 2 लाइन न्यूमेरिकल। चलिए बेटा, तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं इस पूरे वायर को नाम दे देता हूं। मैं इसको नाम देता हूं PQRST। मैंने पूरे को क्या दे दिया, नाम दे दिया PQRST। ओके बेटा, तो मैं क्या करता हूं, मैंने इस पूरी फिगर को बाय पार्ट्स कर लिया। मैंने इस पूरी फिगर को 3 हिस्सों में तोड़ लिया, PQ, ST और QRS में। तो देख बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू PQ। मैग्नेटिक फील्ड O पर किसकी वजह से, इसकी वजह से कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि ये जो है O लोकेशन, O जो सेंटर है वो ठीक इसकी लेंथ के सामने आ रहा है। ओके, अब एग्जामिनर तो समझ जाएगा, तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू PQ, मान लीजिए ये कितना हो गया, B1। इस PQ की वजह से O पर, इस PQ की वजह से O पर कितना मैग्नेटिक फील्ड मान लिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू PQ इज इक्वल टू B1, और वो कितना होगा, 0। एक बात, चलिए, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू ST, ये वाला जो वायर है वो क्या मान लिया मैंने, B2। मान लीजिए ये यहाँ, इसने यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा, B1। इसने यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा, B2। या ऐसे लिख लो, B1 B2 की जगह मैग्नेटिक फील्ड ऑफ PQ 0, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ST वो भी कितना आएगा, 0, क्योंकि O भी क्या है, ठीक इसकी लेंथ के, ST की लेंथ के अलोंग है, नहीं है। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू कौन सा हिस्सा रह गया, QRS। QRS इज इक्वल टू, इसको मैं नाम दे देता हूं मैग्नेटिक फील्ड किसका, QRS का। जल्दी बताइए, म्यू नॉट आई ओवर 4 इंटू रेडियस। रेडियस दिया हुआ है क्या इसने, नहीं, तो मैं एक काम करता हूं, A मान लेता हूं, इसका रेडियस क्या मान लेता हूं, A। ठीक है, वो बात अलग है, वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले तो क्या ये तीनों बातें समझ में आ गई? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0, और इसकी वजह से म्यू नॉट आई 4 है। इज दैट क्लियर? तो बेटा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O इज इक्वल टू BPQ प्लस BST प्लस BQRS। तीनों को जोड़ दो तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो वो कितना आएगा, 0 प्लस 0 प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 है। क्या ये वीडियो में दिखाई दे रहा है? यस, दिखाई दे रहा है। ओके, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ठीक है, यहां लिख लेता हूं, इतनी स्पेस है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड किसका, PQ का, मैग्नेटिक फील्ड का ST का, मैग्नेटिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड QRS इज इक्वल टू 0 प्लस म्यू नॉट I अपॉन 4a इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4a इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसकी जरा वैल्यू निकाल ले। हाँ क्यों भाई, म्यू नॉट I ओवर 4a इज इक्वल टू, म्यू नॉट कितना होता है जल्दी बताइए, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, याद है? ओके, I कितना दे रखा है, 12, I कितना है 12, 4 एज इट इज, और रेडियस कितना है, रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 2
सेंटीमीटर, यानी 2 × 10 की पावर -2। प्यारे बच्चों मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4 से तो क्या हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 1.9 × 10 की पावर -4 आ जाएगा, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हो तो क्या यूनिट होगी, टेस्ला। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। एक 1 मार्क्स का तो यही है।